हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है और सही से काम करने के लिए इसके सभी पार्ट्स का सही होना बहुत जरूरी है। बीमारियां असल में हमारी नॉर्मल हेल्थ से अलग होती हैं। बीमारियां दो तरह की होती हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक बीमारियां हानिकारक सूक्ष्म जीवों से होती हैं, जबकि असंक्रामक बीमारियां जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं। सोचिए, बहुत छोटे छोटे इन्वेडर्स जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, आपके शरीर में घुस रहे हैं। ऐसा ही होता है जब आपको कोई संक्रामक बीमारी होती है। ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट्स दूषित भोजन या पानी से या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से फैल सकते हैं। ये इन्वेडर्स शरीर के नॉर्मल कामकाज को बिगाड़ देते हैं, जिससे बुखार, खांसी, सूजन और दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड जीव होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, हवा से लेकर हमारे छूने वाली सतहों तक। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसकर संक्रमण पैदा कर सकते हैं, जिससे कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इलाज में आमतौर पर एंटीबायोटिक्स दी जाती है। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और उन्हें रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत होती है। ये हेल्थी सेल्स पर हमला करते हैं, उनकी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल ज्यादा वायरस बनाने के लिए करते हैं। वायरल संक्रमण कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। टीकाकरण कई वायरल संक्रमणों को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। सेक्शन 5, फंगल इन्फेक्शंस, स्किन से सिस्टम तक। फंगी जीवों का एक विविध समूह है जिसमें यीस्ट, मोल्ड और मशरूम शामिल हैं। हालांकि ज्यादातर फंगी इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ संक्रमण पैदा कर सकते हैं जिन्हें माइकोसिस कहा जाता है। फंगल संक्रमण शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं, त्वचा और नाखूनों से लेकर आंतरिक अंगों तक। आम फंगल संक्रमणों में एथलीट फुट, दाद और यीस्ट संक्रमण शामिल हैं। फंगल संक्रमण के लक्षण संक्रमण की जगह और उसकी गंभीरता के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। फंगल संक्रमण के इलाज में आमतौर पर एंटीफंगल दवाएं शामिल होती हैं, जिन्हें टॉपिकली लगाया जा सकता है या मुंह से लिया जा सकता है। सेक्शन 6, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, के अलग तरह का खतरा। संक्रामक बीमारियों के विपरीत असंक्रामक बीमारियां पैथोजेंस के कारण नहीं होती हैं। इसके बजाय ये जेनेटिक, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के एक जटिल इंटरप्ले के कारण होती है। ये बीमारियां अक्सर क्रॉनिक होती हैं, यानी ये धीरे धीरे विकसित होती हैं और लंबे समय तक चलती हैं, कभी कभी तो जीवन भर। असंक्रामक बीमारियों के उदाहरणों में हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और मानसिक विकार शामिल हैं। ये बीमारियां दुनिया भर में एक प्रमुख पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, जो रुग्णता और मृत्यु दर में काफी योगदान करती है। इन बीमारियों से जुड़े रिस्क फैक्टर्स को समझना रोकथाम और प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 7, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, दिल के मामले। हृदय रोग, जिन्हें हृदय रोग भी कहा जाता है, हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करते हैं। ये दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है, जो हर साल होने वाली मौतों का एक बड़ा हिस्सा है। ये बीमारियां समय के साथ विकसित होती हैं, अक्सर अस्वास्थ्यकर आहार, व्यायाम की कमी, धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन जैसे जीवन शैली कारकों के कारण। आम हृदय रोगों में कोरोनरी धमनी रोग, दिल के दौरे, स्ट्रोक और दिल की विफलता शामिल हैं। हृदय रोगों के लक्षण विशिष्ट स्थिति के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। इलाज में अक्सर जीवन शैली में बदलाव, दवाएं और कुछ मामलों में सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सेक्शन 8, डायबिटीज, द शुगर इम्बैलेंस। डायबिटीज एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। डायबिटीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज तब विकसित होती है जब शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। सेक्शन 9, कैंसर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, बड़ा खतरा। कैंसर बीमारियों का एक समूह है जिसे असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास और प्रसार की विशेषता है। जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, तो वे ऊतक का एक द्रव्यमान बना सकती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरयुक्त होते हैं और आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर सकते हैं और मेटास्टेसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल सकते हैं।
सेक्शन 10 मेंटल डिसऑर्डर्स, द इनविजिबल स्ट्रगल। मानसिक विकार, जिन्हें मानसिक बीमारियां भी कहा जाता है, ऐसी स्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति की सोच, भावना, मनोदशा और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मानसिक विकार आम हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। मानसिक विकारों के इलाज में अक्सर चिकित्सा, दवा और जीवन शैली में बदलाव का संयोजन शामिल होता है। सेक्शन 11 इंटरनल फैक्टर्स एंड डिजीजेस, अंदर की एक झलक। जबकि रोगजनकों और पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों जैसे बाहरी कारक निश्चित रूप से बीमारी में योगदान कर सकते हैं, आंतरिक कारक हमारे समग्र स्वास्थ्य में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन आंतरिक कारकों में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से लेकर पोषण संबंधी कमियों और आनुवंशिक प्रवृत्तियों तक कई तरह के तत्व शामिल हैं। यह समझना कि ये आंतरिक कारक बीमारी के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, रोकथाम और उपचार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अनुभागों में हम आंतरिक कारकों के विशिष्ट उदाहरणों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों में योगदान कर सकते हैं। सेक्शन 12 ऑटो इम्यून डिजीजेस, जब शरीर अपनी हाई खिलाफ हो जाए। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं और प्रोटीनों का एक जटिल नेटवर्क है। ऑटो इम्यून बीमारियों में प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से शरीर की अपनी कोशिकाओं पर हमला करती है। उदाहरणों में रूमेटॉइड गठिया, टाइप 1 डायबिटीज और लुप्स शामिल हैं। सेक्शन 13 न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, जब आपके शरीर में कमी हो जाए। हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब हमारे शरीर को ये आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो इससे पोषण संबंधी कमियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। पोषक तत्वों की कमियों के इलाज में आहार में बदलाव या सप्लीमेंटेशन के माध्यम से कमी की पहचान करना और उसे दूर करना शामिल है। सेक्शन 14 जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेड हेल्थ कंडीशंस। आनुवंशिक विकार किसी व्यक्ति के जीन्स में असामान्यताओं के कारण होते हैं। जीन्स आनुवंशिकता की मूल इकाइयां हैं जो हमारे लक्षणों को निर्धारित करती हैं, जिसमें कुछ बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता भी शामिल है। ये विकार माता पिता से विरासत में मिल सकते हैं या जीन में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के कारण हो सकते हैं। आनुवंशिक विकार हल्के से लेकर जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले हो सकते हैं। आनुवंशिक विकारों के उदाहरणों में सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम और हंटिंगटन की बीमारी शामिल है। आनुवंशिक विकारों का इलाज विशिष्ट विकार पर निर्भर करता है और इसमें दवा, सर्जरी या अन्य उपचार शामिल हो सकते हैं। सेक्शन 15 जल्दी डिटेक्शन और प्रिवेंशन के महत्व। अलग अलग तरह की बीमारियों और उनके कारणों को समझना प्रभावी रोकथाम और उपचार के लिए बहुत जरूरी है। बीमारियों का जल्दी पता लगने पर अक्सर बेहतर इलाज के परिणाम मिलते हैं और इससे व्यक्ति के जीवित रहने और जीवन की गुणवत्ता की संभावना में काफी सुधार हो सकता है। नियमित चिकित्सा जांच, स्क्रीनिंग टेस्ट्स और सेल्फ एग्जामिनेशंस जल्दी पता लगाने के लिए जरूरी हैं। संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की जल्दी पहचान करके व्यक्ति अपनी स्थितियों का प्रबंधन करने और आगे की जटिलताओं को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। सेक्शन 16 हेल्थी लाइफस्टाइल, आपकी बेहतरीन सुरक्षा। जबकि सभी बीमारियां रोकथाम योग्य नहीं होती हैं, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से कई क्रॉनिक स्थितियों के विकास के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें संक्रामक और असंक्रामक दोनों तरह की बीमारियां शामिल हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली में विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन शामिल है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए सचेत विकल्प बनाकर हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं और बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं। सेक्शन 17 रेगुलर चेकअप्स, समस्याओं का जल्दी पता लगाना। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और संभावित समस्याओं का जल्दी पता लगाने के लिए नियमित चिकित्सा जांच जरूरी है। ये चेकअप स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करने, समग्र स्वास्थ्य का आकलन करने और बीमारी के किसी भी शुरुआती संकेत की पहचान करने का अवसर प्रदान करते हैं। सफल उपचार और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 18 कंक्लूजन,
अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करना। अलग अलग तरह की बीमारियों, उनके कारणों और लक्षणों को समझना हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने का अधिकार देता है। निवारक उपाय अपनाकर, समय पर चिकित्सा देखभाल लेकर और सूचित जीवन शैली चुनाव करके हम बीमारियों के विकास के जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। याद रखें, जब हमारे स्वास्थ्य की बात आती है तो ज्ञान ही शक्ति है।